गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने अध्याय 3 का ही अगला टॉपिक पहले हम पढ़ चुके थे। परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार का होता है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प या उसी पौधे के पुष्प की बढ़ती कांड तक पहुंचने की क्रिया परागण क्रिया कहलाती थी। उसमें स्वयं परागण क्या था, उसी पौधे के परागकण उसी पुष्प की बढ़ती कांड पर पहुंचते हैं तो उसी स्वयं परागण कहा जाता था। पर परागण में एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का किसी दूसरे पुष्प के पराग बढ़ती कांड तक पहुंचने की क्रिया पर परागण कहलाती है। पर परागण के लिए कुछ अनुकूलन, कुछ समस्याएं थी, पौधों के अंदर कुछ विशेषताएं थी जिसके कारण वो पर परागण के लिए ही उपयुक्त थे। इसके अलावा पर परागण की आज हम पढ़ेंगे कि विधियां कौन कौन सी है, कि किन माध्यमों के द्वारा परागकण दूसरे पुष्प की बढ़ती कांड तक पहुंचते हैं। परागण की क्रिया हम जान चुके हैं, दो पौधे या एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य संपन्न होती है। जब परागकण एक पौधे के पुष्प से किसी दूसरे पौधे के पुष्प की बढ़ती कांड पर पहुंचते हैं तो पहुंचने के लिए साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है। तो परागकण अपने आप तो जाएंगे नहीं किसी दूसरे पौधे तक, तो उनको वहां तक पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जो साधन या माध्यम परागकणों को बढ़ती कांड तक ले जाने का कार्य करते हैं, उन साधनों को कर्मक या एजेंट कहा जाता है। यानी पर परागण के लिए उपयोगी साधन या माध्यम ही कर्मक या एजेंट कहलाते हैं। ये कर्मक या एजेंट दो प्रकार के होते हैं, इन्हें बाह्य साधन कहा जाता है। दो प्रकार के होते हैं, एक अजैविक जिसमें मुख्यतः वायु और जल परागण क्रिया में सहायता करता है, दूसरा जैविक होते हैं जिनमें जीव जंतु जैसे पक्षी, कीट, अन्य जंतु सहायता करते हैं। बात करते हैं अजैविकों के अंदर पहला वायु परागण, यानी जब परागकण एक पुष्प से किसी दूसरे पुष्प की बढ़ती कांड तक स्थानांतरण में वायु द्वारा सहायता की जाती है या माध्यम बनता है तो उसे वायु परागण कहते हैं। परागकणों का वायु के द्वारा बढ़ती कांड तक स्थानांतरित होने की क्रिया वायु परागण कहलाती है। अब जब वायु द्वारा परागण होगा तो वायु द्वारा परागित होने के लिए परागकणों की क्या विशेषता होनी चाहिए? परागकण हल्के होने चाहिए ताकि वायु के साथ आसानी से जा सके, छोटे होने चाहिए, चिकने और शुष्क होने चाहिए। इसके अलावा जब वायु एक स्थान से दूसरे स्थान तक को ले जाती है तो परागकणों की जो संख्या होती है वह संख्या भी अधिक होनी चाहिए। तो ये इनके अंदर विशेषता होनी चाहिए। अब परागकण तो वायु द्वारा उड़ गए, लेकिन जो पुष्प है उसकी बढ़ती कांड भी वायु परागण के लिए कुछ विशेष अनुकूलित होती है। यानी उन पौधों की बढ़ती कांड कुछ विशेष प्रकार की होती है। जैसे घास फूल की बात करें तो घास फूल में जो बढ़ती कांड होती है वो रोमिल होती है, यानी ऊपर से जो बढ़ती कांड होती है उस पर रोम पाए जाते हैं जिससे परागकण आसानी से यहाँ चिपक जाए। इसी प्रकार टाइफा के अंदर बुरुश समान होती है, जैसे अपनी बुरुश होती है तो इसके समान होती है ताकि परागकण इनके अंदर फंस जाए और आदान आसानी से परागण की क्रिया संपन्न हो जाए। तो एक वायु द्वारा परागण होता है। दूसरी बात करें हम, दूसरा परागण अजैविक कारक में जल परागण। कौन सा? जल परागण। यानी वही बात, जब परागकणों का स्थानांतरण बढ़ती कांड तक जल के द्वारा होता है तो उसे जल परागण कहा जाता है। ये जल परागण दो प्रकार का होता है, क्योंकि जल के अंदर पौधे दो प्रकार से होते हैं, या तो जल की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं पुष्प और पत्तियां, या जल के अंदर यानी निबंध में जलीय पौधे और जल सतही जलीय पौधों में परागण की क्रिया होती है। जो दो प्रकार से होती है, इसे दो भागों में बांटा गया। एक तो जल सतह वाले पौधों में होने वाली परागण क्रिया, उसे अधोग जल परागण या जलाद परागण कहते हैं। जब परागकण जल के अंदर होता है, क्या होता है? जल के अंदर होता है, अधोजल यानी जल के अंदर जो स्थित है पुष्प, उनमें परागण की क्रिया होना।
तो उसे अधोजल परागण कहते हैं। इसमें परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए जल के अंदर ही अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर वर्तिकाग्र से चिपक जाते हैं। अधोजल उन्हीं पौधों के अंदर होगा, उन्हीं जलीय पौधों में होगा जो निमग्न है, जल के अंदर डूबे हुए होते हैं। उदाहरण जैसे सेरेटोफिल्लम, नाजास, जोस्टेरा, हाइड्रिला आदि के अंदर अधोजल परागण पाया जाता है। दूसरा है अधिजल परागण यानी जल पृष्ठ परागण। वे पौधे जो जल की सतह पर होते हैं, जिनके पुष्प वे परागण जल की सतह पर ऊपर ऊपर तैरते हुए जाएंगे और दूसरे पौधे जो था उसके पुष्प की वर्तिकाग्र से चिपक जाएंगे, जिससे परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। इसे अधिजल परागण कहते हैं। जैसे वेरिसिनेरिया के पुष्प ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, जिससे परागण की क्रिया इसमें वेरिसिनेरिया में जल पृष्ठ प्रकार की होती है। अब कई पौधे ऐसे हैं जो जलीय तो है लेकिन उनमें जल द्वारा परागण नहीं होता है, अपवाद है वे। जैसे मीरियोफिल्लम जो होता है उसमें वायु परागित होते हैं, यानी वायु द्वारा परागण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं। ऐसे जोस्टेरा भी वायु परागित पुष्प होता है। दूसरा है निम्फिया, जलीय पौधा है लेकिन इसमें कीट के द्वारा परागण की क्रिया होती है, यानी कीट इस पर आते हैं मकरंद वगैरह के लिए, उनके शरीर के अंगों पर परागण चिपककर दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। तीसरा परागण की क्रिया की बात करें, कीट परागण जो जैविक प्रकार का है। इसमें क्या होता है, जब परागकण का स्थानांतरण परागकोश से दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक कीटों के माध्यम से होता है, उसे कीट परागण कहते हैं। अब कीट पुष्प पर जाएंगे तो उन्हें पुष्प तक पहुंचने के लिए पुष्प द्वारा कीटों को आकर्षित करने के लिए कुछ विशेषताएं पाई जाती है। पुष्प मुख्य रूप से क्या होता है, रंगीन होता है, उसमें आकर्षण पाया जाता है, गंध पाई जाती है विशेष प्रकार की, मकरंद युक्त होता है क्योंकि तो मकरंद के लिए वहां पहुंचते हैं, और चमकदार होते हैं जिससे कीट उनकी ओर आकर्षित होते हैं, मकरंद का चूषण करते हैं और उनके शरीर के अंगों पर, पैरों पर, चोंच पर, पंखों पर परागकण चिपक जाते हैं। और जब वे इसी क्रिया के लिए मकरंद वगैरह के लिए दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो वहां पर वो वर्तिकाग्र से चिपक जाते हैं, जिससे परागण की क्रिया हो जाती है। जो नॉर्मल सरसों में तुख मलंगा जिसे साल्य पौधा भी कहते हैं, आक कैलोट्रोपस और आर्किड्स में कीट परागण पाया जाता है। फिर आता है पक्षी परागण जैविक के अंदर। जब परागण की क्रिया यानी परागकणों का स्थानांतरण एक पुष्प से दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पक्षियों के माध्यम से होता है तो उसे पक्षी परागण कहते हैं। पक्षी भी पौधों पर अपना भोजन प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं तो उनकी चोंच पर, उनके पंखों पर परागकण चिपक जाते हैं, यानी जब पुष्प मकरंद युक्त होते हैं, गंध युक्त होते हैं, आकर्षित होते हैं तो पक्षी उनकी तरफ आकर्षित होकर उनसे रसपान करते हैं, जिससे रसपान के दौरान परागकण से चिपक जाते हैं और वो दूसरे पुष्प पर जब पहुंचते हैं तो परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। जैसे गुंजन पक्षी जिसे हमिंग बर्ड भी कहते हैं, सकट, खोरा, सनबर्ड्स, इसमें पक्षी द्वारा परागण की क्रिया होती है। पांचवा प्रकार है चमगादड़ परागण। चमगादड़ रात्रिचर प्राणी है और स्तनधारी है, स्तनपायी रात्रिचर प्राणी है जो भोजन के लिए रात्रि के समय पुष्पों की ओर दौड़ता है, यानी कीटों को खाने के लिए वह पहुंचता है। कीट मकरंद के लिए पुष्पों पर होते हैं तो ये भी गंध के द्वारा पुष्पों तक पहुंचता है, तो इसकी चोंच पर, पंखों पर जब ये मकरंद और कीटों का भक्षण करता है तो परागकण इसके शरीर पर चिपक जाते हैं, चोंच और पंखों पर, पैरों पर। जब दूसरे पुष्प पर पहुंचता है तो परागकण की क्रिया हो जाती है क्योंकि परागकणों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र पर हो जाता है। चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है मुख्य रूप से कदम वृक्ष में, कचनार के पौधों में, बालम खीरा में और गोरख इमली जो पौधे होते हैं उनमें चमगादड़ द्वारा परागण की क्रिया होती है। इसके अलावा अन्य पौधे ऐसे हैं जिनमें पक्षियों के साथ साथ अन्य जीवों द्वारा परागण होता है, यानी जब परागण की क्रिया अन्य जीव जंतुओं के द्वारा हो जाती है तो उसे अन्य परागण के अंतर्गत डाल देते हैं। जैसे गुलमोहर का जो पौधा होता है
और सेमल का जो पौधा होता है उसमें पक्षी तो पहुंचते हैं फलों के लिए, पुष्पों के लिए, इसके साथ साथ गिलहरी भी उन फलों को खाने के लिए उन पुष्पों तक पहुंचती है मकरंद के लिए। तो उसके शरीर पर और मुंह पर परागकण चिपक जाते हैं। जब गिलहरी दूसरे पुष्प पर जाती है, पौधे पर जाती है, तो परागकण वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। तो इस क्रिया के द्वारा भी परागण की क्रिया होती है, मुख्य रूप से गिलहरी द्वारा गुलमोहर और सेमल में परागण क्रिया होती है। इस प्रकार इस टॉपिक के अंदर हमने पर परागण की विधियां पढ़ी थी, किस प्रकार से पर परागण क्रिया संपन्न होती है। धन्यवाद।